नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 25 मार्च को इकाना में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह है। कल लखनऊ पहुंचेंगे यूपी के दोनों पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास। लखनऊ पहुंचेंगे, योगी को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। विधायक दल के नेता का होगा औपचारिक ऐलान। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक है और विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से चुना जाएगा और बहुत जल्द शपथ ग्रहण समारोह होगा। योगी आदित्यनाथ का 25 मार्च को होगा, जिसको देखते हुए तैयारियां अभी जोरों पर हैं। इसके साथ ही अमित शाह और रघुवर दास जो कि पर्यवेक्षक है यूपी के लिए, वो भी पहुंचेंगे लखनऊ। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर सीएम योगी को चुना जाएगा। इसके बाद 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो लखनऊ पहुंचेंगे अमित शाह और रघुवर दास, दोनों ही पहुंचकर यहां पर तमाम बैठकों में शामिल होंगे। तो लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं। इकाना स्टेडियम को 12 ब्लॉकों में बांटा गया है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए 12 ब्लॉकों में बांटा गया है। हर ब्लॉक में 4 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। 12,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। इकाना स्टेडियम को 12 ब्लॉकों में बांटा गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ताकि व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रहें। व्यवस्थाओं को अच्छा रखने के लिए 12 ब्लॉकों में बांटा गया है इकाना स्टेडियम को। हर ब्लॉक में 4 अधिकारी तैनात किए जाएंगे और 12,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। तो 12,000 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। इकाना स्टेडियम को 12 ब्लॉकों में बांटा गया है। तो 12,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो तेज हैं। 12 ब्लॉक में इकाना स्टेडियम को बांटा गया है ताकि व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो, व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रहें। अफसरों को भी तैनात किया गया है। हर ब्लॉक पे 4 अफसर तैनात किए जाएंगे। तो ये सुरक्षा के लिहाज से और साथ ही अव्यवस्था ना दिखे कहीं पर भी, क्योंकि शपथ ग्रहण है मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को भव्य बनाना है। तमाम बड़े वीवीआईपी आएंगे, मौजूद रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए इकाना स्टेडियम को 12 ब्लॉक में बांटा गया है। शपथ 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ करना है राज्य के कल्याण के लिए। राज्य के अंदर मंच, माइक, सजावट, ये सभी की व्यवस्था हुई है, बटी है। और कार्यकर्ता जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है वह पूरी तैयारी करेंगे। बाकी लोग उस दिन अपना शपथ लेंगे और राज्य के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कितनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं? हजारों में आ रहे हैं कार्यकर्ता, बड़े पैमाने पर शपथ। आजमगढ़ में अचानक से सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और सीट बढ़ी है, तो कैसे वो हारे हैं। ये भी कहा कि जिस प्रकार से काउंटिंग को धीरे किया गया, कई जगह पर रिकाउंटिंग के नाम पर बीजेपी के प्रत्याशी को
जिताया गया है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और नीचे ले जाएगा। बहुमत से क्यों दूर रहे, इस पर कुछ विचार में? देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग समीक्षा है, लेकिन समीक्षा ना हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहस ना हो, इसलिए वो कश्मीर फाइल्स लेके आ गए। कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस ना हो, समीक्षा ना हो, क्योंकि जन भावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। अब तो हम यही कह सकते हैं, जो कश्मीर फाइल्स में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इतने बड़े पैमाने पे फिल्म देखी जा रही है, कम से कम उसके मुनाफे से जो कश्मीरी लोग जिनको विस्थापित करने के लिए खर्च होना चाहिए, और कम से कम बीजेपी को ये काम तो करना चाहिए। बीजेपी जब इतना प्रचार कर रही है, इतना आगे बढ़ा रही है कश्मीरी फाइल्स को लेकर के, तो उससे कमाए हुए पैसे से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होने का काम भी होना चाहिए। युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने बलिया में दर्जन भर गांवों में जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की। रोहित सिंह ने आपको बता दें कि बांसडी रोड स्थित शीतल, दवनी, शेर, चाता, रघुना, थपुर, चंद्रपुरा सहित दर्जन भर गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बलिया का विकास पूर्वांचल का उत्थान और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हमारा अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। बलिया की तरक्की, पूर्वांचल का विकास, उत्तर प्रदेश का उत्थान, यह संकल्प है युवा चेतना का। आज लगातार बलिया के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प हमने लिया है। हमारा प्रयास है कि भारतीय राजनीति में बढ़ रहे भाई भतीजावाद को समाप्त किया जाए। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए बलिया से हमने अभियान का शंखनाद पुनः शुरू किया है। बलिया की तरक्की। विधान परिषद की मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है। बीजेपी ने वंदना मुदित वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं सपा ने मोहम्मद आरिफ को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुशील कुमार शर्मा ताल ठोक रहे हैं, तो सपा प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ चुनाव जीतने का दावा किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने जीत का दावा करते हुए अपनी प्राथमिकताएं भी बताई हैं। बिल्कुल जीत होगी जी गठबंधन की। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जितने हमारे 16 में से 9 सीटें हमारी पहले ऑलरेडी जीत रखी है हमने, और हम सोचते हैं कि हमारी सरकार है यहीं पर अभी भी। और हमारे पास में ऐसे जो हमारे सेन साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये लोग हमारे साथ हैं, सब खड़े हुए हैं, तो हमारी जीत 100% पक्की है जी। अच्छा, आप जीतते हैं तो क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या? सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो शिक्षा के ऊपर रहेगी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे रहेगी, जो हमारे पहले से जो काम बाकी है उनको पूरा करने पे रहेगी, जो गरीब मजदूर के लिए हक के लिए आवाज़ उठाने पे रहेगी। क्योंकि पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और निर्दलीय की स्थिति ये है कि भाई जितने लोग आज यहाँ हैं ये बहुत परेशान हैं। कोई भी इन्हें आज तक इनका अधिकार नहीं दिला पाया, और इनसे वोट ले लें और फिर रल जावें। अब की बार इन सब लोगों ने अपना मत बनाया है कि वोट जो है हम अधिकार को देंगे, और अधिकार की ही वोट होगी, क्योंकि हर आदमी यहाँ इसलिए परेशान है, ना उसे काम मिलता, और सबसे ज़्यादा परेशानी तो अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को है, क्योंकि वो बेचारा जो है एक बीडीसी की तरह जो है इस्तेमाल किया गया है अब तक। मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि बहुत ही खुशी हो रही है मुझे
कि हमारी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता को, और इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी रहूँगी अपने सारे जिला अध्यक्षों की और सारे हमारे मिल के जो हमारे साथ विधायकगण हैं, सारे लोग सब लोग उपस्थित हैं और सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ नीचे से ऊपर तक के हैं। उन सभी का मैं अभिनंदन धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो बड़ी मात्रा में यहाँ आए और वो इसी खुशी और इसी लहर के साथ हमें जिताएंगे भी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील के एसएन शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में छात्राओं के शोषण का मामला सामने आया है। प्रवेश पत्र के नाम पर छात्र छात्राओं से 100 रुपए लिए जा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे के सामने छात्र छात्राओं ने अपना दर्द बयां किया। कौन सी क्लास में हो आप? आज प्रवेश पत्र मिल रहा था। कितने पैसे लिए हैं प्रवेश पत्र के? अच्छा, सबसे लिए हैं? सब लड़कियों से लिए हैं। कब से है एग्जाम? वाराणसी पुलिस के लिए सिरदर्द बना मनीष सिंह आखिरकार एसटीएफ के हाथ मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मनीष पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मनीष सिंह को लोहता थाना इलाके के रिंग रोड पर मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के गोलियों का निशाना बना। मनीष के ऊपर अलग अलग थाना इलाकों में लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मनीष 26 नवंबर 2020 में मुठभेड़ के दौरान फरार हुआ था, जबकि उसके साथी बाबू उर्फ किट्टू तो पुलिस ने मार गिराया था। चौकाघाट स्थित काली मंदिर के पास स्ट्रीट शीटर अभिषेक सिंह प्रिंस और ट्रॉली चालक के हत्या के बाद पुलिस ने इनामी की राशि 1 से 2 लाख कर दी थी। अब ये इनामी बदमाश जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बड़ी कामयाबी यहां एसटीएफ को हाथ लगी है। प्रतापगढ़ में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी मधुरिमा सिंह और केएन ओझा ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से नामांकन किया, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह ने भी पर्चा भरा है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और सदर नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र मौर्य मौजूद रहे। एमएलसी चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बीजेपी और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 9 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव होगा। तो वहीं मेरठ से खबर, जहां एमएलसी चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने नामांकन किया है। इस दौरान पार्टी के विधायक और सांसद मौजूद रहे। नामांकन के बाद धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मेरठ और गाजियाबाद में वो जमकर काम करेंगे। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उन्होंने कहा कि वो जनता का विश्वास खोने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अभी सरकार बनी है, 2/3 बहुमत की सरकार बनी है। इससे सिद्ध होता है कि पूरा प्रदेश की जनता, प्रदेश के जो अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि वो सब पार्टी के साथ हैं और निश्चित रूप से जो एमएलसी के चुनाव है स्थानीय निकाय के, इसमें हम पूर्ण बहुमत प्रत्येक सीट पर प्राप्त करेंगे और प्रदेश की सभी सीटों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरएलडी प्रत्याशी सुनीता शर्मा को नामांकन करने से रोकने का आरोप है। काफी गहमा गहमी के बाद आरएलडी सपा गठबंधन प्रत्याशी ने बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर सीट से नामांकन किया। सुनीता शर्मा नामांकन के बाद गठबंधन प्रत्याशी ने जीत का दावा किया। हमारी सुनीता शर्मा जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरनिया, वो हमारी एमएलसी की प्रत्याशी हैं बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर से और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी है और हम जोर तोड़ से प्रजातंत्र में चुनाव लड़ेंगे और हमारे सामने कोई नहीं है, हमारी टक्कर में कोई नहीं है, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। बात फर्रुखाबाद की करेंगे, जहां एमएलसी चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी से भाजयुमो कार्यकर्ता ने जमकर मारपीट की। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी हरीश यादव के कपड़े फाड़ दिए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सपा प्रत्याशी को कलेक्ट्रेट में बने नामांकन कक्ष में भेजा। ये बवाल डीएम कार्यालय पर भारी फोर्स की तैनाती के बाद भी होता रहा।
खबर प्रतापगढ़ से, जहां रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी शुभम मोदनवाल उर्फ अन्ना को गिरफ्तार किया है। रेलवे विभाग ने घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। घटना की जांच के लिए डीआरएम पहुंचे। प्रतापगढ़ जंक्शन की जांच के बाद रेलवे पुलिस और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी। ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से शौचालय में रेप हुआ है। रेप के बाद महिला और उसके पति से भी मारपीट की गई। रेलवे परिसर में रेप से रेलवे पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रेलवे पुलिस क्या कर रही थी। सुरक्षा के इंतजाम रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं है। रेलवे स्टेशन पर इस तरीके से शौचालय करने गई महिला के साथ रेप कर दिया जाता है और फिर उसके पति और उसके साथ मारपीट की गई। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके से खौफ क्यों नहीं है तमाम आरोपियों में। आरोपी शुभम मोदनवाल उर्फ अन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे विभाग ने घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले पर जांच लगातार जारी है और साथ ही ये भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि और कितने लोग वहां पर मौजूद थे, क्या ये प्री प्लान था। रेलवे विभाग ने घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है और इस पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। हमीरपुर में बेटे ने मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे के आदी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशे का आदी और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, जिसने अपनी ही मां की हत्या कर दी। ललपुरा थाना अंतर्गत कलौली जार गांव में आज लाला राम विश्वकर्मा, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, अपनी 80 वर्षीय मां को पहले कुल्हाड़ी से काटा और उसके बाद से उसका गर्दन भी उसने अलग कर दिया और घर में उसे जला रहा था। पड़ोसियों ने देखा, उसके बाद से फिर इसकी सूचना थाना पुलिस को दिया गया। पुलिस द्वारा आकर के इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और संपूर्ण कार्रवाई इसमें की जा रही है। बुलंदशहर में पारिवारिक कलह की वजह से पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के कुतुबपुर गाँव की ये पूरी घटना है। बहराइच में हो रहे एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी से डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने नामांकन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सियासत पर काबिज हुई है। सरकार की ओर से जो भी जल कल्याणकारी नीतियां चलाई जा रही हैं, उसे पूरी निष्पक्षता से समाज के बीच लाकर रखने का कार्य भी करेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी हम लोग विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं प्रचंड बहुमत के साथ। और सरकार में जो भी हमारी योजनाएं, जो भी कार्य सरकार करेगी, उसको मैं भी निष्ठापूर्वक अपने क्षेत्र में पूरी समर्पण भाव के साथ उसको अपने लोगों के लिए करती रहूँगी। पहले भी कर चुकी हूँ और आप भी करती। फिरोजाबाद में चबूतरे पर दरवाजा निकालने को लेकर बुजुर्ग और उसके साथी ने घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू से हमला बोल दिया। बचाव को जेठ का लड़का आया तो बुजुर्ग ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिसमें महिला और युवक की मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल है। जानकारी होते ही एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह मौके पर पहुंच गए और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। तो घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू से हमला किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बचाव करने गए जेठ के लड़के पर भी हमला कर दिया गया, यानी कि परिवार में हत्या, महिला और युवक की मौत हो गई है। युवती की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। डबल मर्डर से फिरोजाबाद के गलियों में हड़कंप है। लोग डरे हैं, सहमे हैं मर्डर के चलते। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है
और साथ ही अलग अलग लोगों से जाकर बयान भी दर्ज करवा रही है कि इनके पारिवारिक रिश्ते कैसे रहे हैं। साथ ही हर पहलू पर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। डबल मर्डर से तमाम सवाल खड़े होते हैं और साथ ही घर में घुसकर जिस तरीके से मां और बेटी की चाकू से हत्या कर दी गई है मारकर, इसके बाद इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जाए, क्योंकि गली में दहशत का माहौल है, मोहल्ले में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं डबल मर्डर से। अब इसे लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। घर में घुसकर मां बेटी की चाकू से हमला किया गया है। मां बेटी पर बचाव करने गए जेठ के लड़के पर भी हमला किया गया। इस कदर ये दबंग अपनी दबंगई दिखाते नजर आए। नरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, फिरोजाबाद का ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। पूरा मामला थाना कुसावाद के मोहल्ला पाड़ापुर का है। यहाँ चबूतरे को लेकर दोनों आपसी विवाद हो गया था और विवाद को लेते हुए शकील नाम के व्यक्ति ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी की और तेजधार हथियार से उनको काटने का प्रयास किया और एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे को हॉस्पिटल में जाते हुए मृत्यु हो गई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र। देवभूमि मास्टर्स एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की तरफ से उत्तराखंड में तमाम आयोजन किए जाते हैं और ऐसे में आपको बता दें कि अलग अलग जो गेम हैं उनका भी आगाज हो गया है। उत्तराखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 26 और 27 मार्च को हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान में प्रतियोगिता का आगाज होगा। इस प्रतियोगिता में राज्य के कई जनपदों से लगभग 250 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों के कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। एसोसिएशन के महासचिव सतीश चंद्र चौहान ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। यहाँ मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं, स्टेट लेवल की है, जिसमें उत्तराखंड के सभी ज़िलों से यानी पूरे उत्तराखंड से हमारे खिलाड़ी आएंगे। और इसमें जो प्रतिभागिता होती है मास्टर्स तो 35 से स्टार्ट होता है, 35 या इससे ऊपर वाले, और वो सब अपने 5-5 साल के एज ग्रुप में खेलते हैं, जैसे 35-40, 40-45, 45-50, इस तरह से आप 90-100 साल तक भी खेल सकते हैं और अपने ग्रुप में ही खेलेंगे आप उसमें, है ना। ये कार्यक्रम आपका होगा जैसा आपको बतलाया है, एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। इसमें एथलेटिक्स में सारी रेस, जंप और थ्रोज वगैरह जो होती है, जो आप नेशनल इंटरनेशनल पे भी सुनते रहते हैं, वो सारी प्रतियोगिता इसमें होती है।